हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज। सिटीज जो हैं, क्या इंडिया में सिटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं? नहीं है। थोड़ा सा बाढ़ आया नहीं कि लगता है सिटीज बह के चले जाएंगी, है ना। तो अर्बनाइजेशन जो है जीएस पेपर 1 का टॉपिक है, जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड इज न्यू फॉरेनर्स एक्ट। फॉरेनर्स के लिए एक नया एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज एफडीआई स्टोरी। इंडिया का जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है, वहां पे एक कॉम्प्लेक्स टर्न देखने के लिए मिला है। इकोनॉमी सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो भी लास्ट दिन हमने क्वेश्चंस करे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे आपको, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका मॉडल आंसर एंड न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी गिवन टुडे, है ना। अब जो भी वट एवर न्यू वर्ड्स, वट एवर न्यू कीवर्ड्स यू आर लर्निंग एवरी डे, यू कैन मेंशन ऑल दोज इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मेंशन करने से आपका रिटेंशन जो होगा और ज़्यादा बेटर होगा। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज इन इंडिया। क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज इंडिया में बिल्ड करना है, तो लेट्स स्टार्ट इट। द एडिटोरियल हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर इंडिया टू डिजाइन क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज as rapid urbanization exposes millions of flood, extreme heat and infrastructure risk। ये एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि इंडिया को अर्जेंट नीड है क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज का, ऐसा सिटीज जो क्लाइमेट चेंजेस से रेजिलिएंट रहे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड नहीं आए वहाँ पे बारिश होने के बावजूद भी, ठीक है ना। मेन तो क्या है, अर्बन एरियाज में रेनफॉल है, तो रेनफॉल होने से वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, एक्सट्रीम हीट होने से वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। इट स्ट्रेसेस अर्ली इन्वेस्टमेंट इन रेजिलिएंट हाउसिंग। हमारे हाउसिंग रेजिलिएंट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट रेजिलिएंट होना चाहिए, म्यूनिसिपल सर्विस रेजिलिएंट होनी चाहिए, जिसके लिए गवर्नेंस में भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिटीजन को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फाइनेंसिंग भी इनोवेटिव करनी पड़ेगी। इंडियाज अर्बनाइजेशन इज एक्सेलरेटिंग। इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है एक्सेलरेट कर रहा है। बाई 2050 अर्बन पॉपुलेशन विल नियर 1 बिलियन। 2050 तक 1 बिलियन, 100 करोड़ पॉपुलेशन कहाँ पे होगा? इंडिया के अर्बन सिटीज में हो सकता है। सिटीज ही 70% से ज्यादा जॉब जनरेट कर रही हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक लार्जली अनबिल्ट ही है, ऑफरिंग अ नैरो विंडो टू डिजाइन क्लाइमेट स्मार्ट ग्रोथ। तो एक विंडो है हमारे पास कि जो भी आगे अर्बन एरियाज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करें, वो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो डिजास्टर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ऐसा नहीं कि पानी में दिक्कत हो जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, इन सब से वो विथस्टैंड कर पाए। अर्बनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, इसको क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। दिस ट्रेंड हैज बीन हैपनिंग फॉर सेंचुरीज बट इट हैज एक्सेलरेटेड इन रिसेंट डिकेड्स। ये ट्रेंड जो है सेंचुरीज से हो रहा है, बट इसको रिसेंट डिकेड में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है। Urbanization is identified by the United Nations as one of the 4 demographic megatrends alongside population growth, aging and international migration। Urbanization को आइडेंटिफाई किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा एज वन ऑफ द 4 डेमोग्राफिक मेगा ट्रेंड। वन ऑफ द 4 डेमोग्राफिक मेगा ट्रेंड क्या है? अर्बनाइजेशन। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। एक तो है पॉपुलेशन ग्रोथ, एक है एजिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, एज भी होगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा और अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन के कॉजेज क्या है? पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। एक तो अर्बनाइजेशन सिटीज जो है अपने पास बुला रही हैं। सिटीज क्यों अपने पास बुला रही हैं? सिटीज में सैलरी अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विलेज से अच्छा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है ना। और एक विलेज पुश कर रहा है, विलेज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, जॉब ऑफर है ही नहीं, है ना, एजुकेशनल चांसेस कम है, हेल्थ केयर कम है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, सोशल कंपल्सन्स भी कई बार हो जाता है। अर्बन ग्रोथ एंड क्लाइमेट चैलेंज। बाई 2070 144 मिलियन न्यू होम्स, डबलिंग करंट स्टॉक विल बी रिक्वायर्ड। 2070 तक 144 मिलियन न्यू होम्स चाहिए, मतलब जितने होम्स अभी हैं उसका डबल होम चाहिए होगा 1/2070। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट क्या आएगा? एस्टिमेटेड एट $10.95 ट्रिलियन ओवर 3 डिकेड्स। 3 डिकेड्स में इसका कॉस्ट जो होगा वो $10.95 ट्रिलियन होगा,
Without resilience planning, India risks billions in annual damage and severe loss of life. जब तक रेजिलियंस का प्लानिंग नहीं किया जा सकता है, इंडिया बिलियंस में रिस्क कर रहा है, एनुअल डैमेज हो रहा है और लॉस ऑफ लाइफ भी हो रहा है। अब देखो ये अर्बन एरियाज है, यहाँ पे जब सन रेज आती हैं ये आपस में इधर ट्रैप होके रह जाती हैं, और ट्रैप होके रहने से अर्बन हीट इफेक्ट जनरेट होता है। अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज जो बहुत हैं तो वो भी हीट जनरेट करती हैं, अर्बन हीट इफेक्ट एक जनरेट होता है, अर्बन हीट इफेक्ट। आसपास हम सब अर्बन इलाका बना सकते हैं जो थोड़ा हीट को क्या करेगा, मिटिगेट करने का काम करेगा। मेजर रिस्क एंड रिक्वायर्ड इंटरवेंशन, फ्लडिंग, 2/3 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है रिस्क पे है, हर सिटीज इनफैक्ट रिस्क पे है। गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट में जो लोग रहते हैं वो भी रिस्क में थे, वो भी वहाँ पे फ्लड लगा तो उनका भी घर के बाहर, फ्लैट के बाहर जल जमाव हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया। प्रोजेक्टेड लॉस कितना है, $5 बिलियन 2030 तक, $30 बिलियन 2070 तक फ्लड के वजह से। सॉल्यूशन क्या है, नो बिल्ड फ्लड प्रोन जोन, मतलब जहां फ्लड वाले इलाके हैं वहां पे बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। अपग्रेड ड्रेनेज को एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट को अपग्रेड करना चाहिए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, वेटलैंड्स, ग्रीन बफर। वेटलैंड कहाँ पे है, जैसे अगर हम आसाम की बात करें, गुवाहाटी की बात करें, दीपोर बिल, ठीक है, हर बड़े सिटीज में आपको वेटलैंड देखने के लिए मिलता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोलकाता फ्लड फोरकास्ट, चेन्नई स्टॉर्म वाटर अपग्रेड, ये सब फ्लड को मिटिगेट करने के लिए बनाया गया है। सिटीज जो फ्लड के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, यहाँ पे गुवाहाटी का नाम मेंशन नहीं है बट गुवाहाटी भी है, ठीक है, श्रीनगर, चंडीगढ़, कुल्लू, दिल्ली, पटना, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोची, ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, बड़ी सिटीज है, सब में फ्लड आता ही आता है। दूसरा है एक्सट्रीम हीट, सिटीज में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है, मतलब सिटीज एक अर्बन आइलैंड बन जाती है, हीट का आइलैंड बन जाती है। यहाँ पे हीट का ट्रैप, एसी बहुत चलता है, इंडस्ट्रीज बहुत हैं, है ना, कंक्रीटाइजेशन है, कंक्रीट की स्ट्रक्चर है जो हीट को क्या करती है, रिटेन कर लेती है, ठीक है ना। तो इसके वजह से हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है सिटीज़ में। सिटीज़ एक अर्बन हीट आइलैंड, आसपास के इलाकों से 3 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा रहता है, नाइट टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। सोल्यूशन क्या है, डेवलप्ड हीट एक्शन प्लान। सिटीज जैसे अहमदाबाद ने हीट एक्शन प्लान डेवलप किया है। ट्री कवर एंड शेडेड कैनोपीज लगाना है ना, शेडेड कैनोपीज लगाना। कूल रूफ्स एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल, कूल रूफ जो होने चाहिए वो कूल होने चाहिए और रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स होने चाहिए। एडजस्ट आउटडोर लेबर आवर्स जो है उसको एडजस्ट किया जाए, है ना। दोपहर का जो टाइम है खासकर उसको, है ना, काम करने का टाइम हो सकता है 6 AM से स्टार्ट कर दो, 6 AM से लेके 2 AM तक कर दो, 2 PM तक कर दो, काम खत्म। 2 PM के बाद रेस्ट दे दो लोगों को, है ना। अर्बन आउटडोर लेबर आवर्स को ऐसे एडजस्ट किया जाता है। The urban heat island effect is the phenomena where urban areas become significantly warmer than surrounding rural areas due to man-made surfaces like concrete and asphalt that absorb and retain heat. कंक्रीट एंड एस्फाल्ट, ये कंक्रीट और एस्फाल्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिटेन करते हैं हीट को, कंक्रीटाइजेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। मेजर रिस्क एंड रिक्वायर्ड इंटरवेंशन, अफोर्डेबल हाउसिंग शॉर्टेज, 50% हाउसिंग शॉर्टेज, वल्नरेबल ऑफ फ्लड्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, अर्थक्वेक। What is the solution? Compact, resilient urban planning. Urban planning क्या होना चाहिए? Compact, resilient, strict building codes and enforcement. Building codes और का enforcement कैसा होना चाहिए? Strict, डिजाइन होने चाहिए क्लाइमेट प्रूफ, सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज होना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स आर ड्राइंग अप फास्ट, ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी जरूरी है। मेजर रिस्क एंड रिक्वायर्ड इंटरवेंशन में ट्रांसपोर्टेशन भी है। देखो ये कैसे वाटर लॉगिंग हो जाता है और इतना अच्छा रोड बनाने के बावजूद भी वाटर लॉगिंग को ध्यान में नहीं दिया जाता है। अगर मैं गुवाहाटी को मेंशन करूं तो जोराबाट वाला जो इलाका है, जोराबाद, ठीक है, खानापाड़ा और ऑलमोस्ट हर इलाका जो है, ठीक है, GS रोड, जू रोड, एवरीवेयर देयर इज वाटर लॉगिंग। ट्रांसपोर्टेशन, 25% ऑफ अर्बन रोड्स एक्सपोज टू फ्लडिंग, 10 to 20% inundation may disrupt half the transport system in cities. Solution क्या है, रिस्क मैपिंग एंड रेजिलिएंट रोड डिजाइन रेजिलिएंट हो, ड्रेनेज अपग्रेड हो, फ्लड बैरियर्स बने। ड्रेनेज, रोड डिजाइन अपग्रेड करना जरूरी है। एक ऐसा सर्विस है जिसकी बात हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, म्यूनिसिपल सर्विस। वेस्ट मैनेजमेंट वर्सेंस फ्लड। वेस्ट अगर मिसमैनेज रहता है
है ना, जो भी वेस्ट होता है, जो घरों से निकलता है, उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाए तो फ्लड वर्सन हो जाता है, पॉल्यूशन और इमिशन वर्सन हो जाता है ना। सोल्यूशन क्या है? वेस्ट कलेक्शन मॉडर्न तरीके से हो, वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट को हार्नेस किया जाए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, रिसाइकल प्लांट, ये सब, इन सब का ग्रोथ भी हो रहा है। CAGR 6.5% से इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट भी बढ़ा है। कंसर्न क्या है? इंस्टीट्यूशनल गैप्स, इक्विटी कंसर्न्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस, कोऑर्डिनेशन इशू। पैसा भी चाहिए, इंस्टीट्यूट में भी गैप है, इंस्टीट्यूट मतलब जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज है। इक्विटी कंसर्न, पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स के एरियाज में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, पैसे भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए म्युनिसिपल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। व्हाट इज द पाथ अहेड? ग्लोबल लेसन, ब्राजील इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड सिटी लेवल हीट एक्शन प्लान ऑफर रेप्लिकेबल मॉडल। ब्राजील का जो इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट है, सिटी लेवल हीट एक्शन प्लान है, रेप्लिकेबल मॉडल को ऑफर करता है। अर्बन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन म्युनिसिपल बॉडीज। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को म्युनिसिपल बॉडीज में क्या करना है? स्ट्रेंथन। कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए, गवर्नमेंट के एंगेज करो, सिटीजन एंड प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करो। क्लाइमेट मेन स्ट्रीमिंग, मेक रेजिलियंस सेंट्रल टू हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट एंड एनर्जी पॉलिसी। रेजिलियंस, रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो हर जगह आप यूज कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, वेजिटेशन पे, कम्युनिटीज पे, अर्बन सेटलमेंट पे और एक्सट्रीम इवेंट पे, है ना। एग्रीकल्चर का सोल्यूशन क्या है? नेचुरल सोल्यूशन, एडवांस मॉडलिंग टेक्निक, पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीजें जरूरी है। कंक्लूजन, इंडिया सिटीज स्टैंड एट द क्रॉस रोड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। इंडिया के सिटी में जो ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड है और क्लाइमेट चैलेंज लूम कर रहा है, लूम। अर्ली इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग will safeguard lives, reduce economic loss, and unlock India's demographic and entrepreneurial potential. Building compact, resilient, and efficient cities is not just an environmental necessity, but a strategic imperative for India's economic future. India के economic future के लिए भी strategic imperative है। imperative मतलब एक तरह से जरूरी चीज है ना, जिसको करना ही करना चाहिए। अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट एक नया एक्ट बनाई है जिसको बोला जा रहा है न्यू फॉरेनर्स एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट मतलब जो लोग दूसरी कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए ये लॉज बनाने वाला ये एक्ट जो है वो उनके लिए लॉ की तरह काम करेगा। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 जो सितंबर 1 से इफेक्ट में आया है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवैम्प करना चाहता है। जिस तरह से इंडिया अपने फॉरेन नेशनल्स को मैनेज करता है उसमें रिवैम्प है। उनका रूल्स एंड ऑर्डर्स, वो कब एंट्री लेंगे, कितना स्टे होगा, है ना, एग्जिट उनका कैसे होगा, कैसे एग्जेम्पशन दिया जाएगा उनको। ठीक है, दिस मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपडेट टू इंडियाज इमिग्रेशन सिस्टम इन रिसेंट ईयर, aimed at bringing clarity, efficiency and uniformity to the way foreign nationals are regulated. फॉरेन नेशनल्स मतलब यूएस से आने वाले लोग, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, चाइना से, कहीं से भी आने वाले लोग जो इंडिया में रहते हैं, वो उनका एंट्री कैसे होगा, एग्जिट कैसे होगा, स्टे कितने दिन का होगा, एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, इस पे पूरा लॉ एक तरह से ओवरहॉल किया गया है ना। डिपोर्टेशन मतलब जिनका स्टे जो है, लीगल स्टे खत्म हो गया, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, जो कि एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस होता है ऑफ रिमूविंग अ फॉरेन नेशनल फ्रॉम इंडियन टेरिटरी हु इज स्टेइंग इलीगली और विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट। जिनका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, परमिशन खत्म हो गया है, वीजा खत्म हो गया है, उनके लिए क्या होता है? डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का प्रोसीजर क्या है? डिटेंशन। लीगल प्रोसीजर क्या है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रिपैट्रिएशन वाया डिप्लोमेटिक चैनल्स, गवर्न बाई लॉज लाइक फॉरेनर एक्ट। पहले जो एक्ट था वो कौन सा एक्ट था? फॉरेनर एक्ट 1946 एंड इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। अब पुशबैक का मतलब क्या हुआ? पुशबैक रेफर्स टू द इनफॉर्मल और एक्स्ट्रा लीगल प्रैक्टिस। जैसे बॉर्डर क्रॉस करने की कोई कोशिश कर रहा है, क्रॉस कर गया, अब वहां से आपकी बीएसएफ ने, है ना, वहां से आपके एसएसबी ने उनको बाहर वापस भेज दिया, जिसको बोलते हैं पुशबैक। फोर्सिबली रिटर्निंग सस्पेक्टेड फॉरेनर्स नियर इंटरनेशनल बॉर्डर विदाउट ड्यू लीगल प्रोसीजर। बहुत लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, बट लग रहा है कि ये फॉरेनर हो सकता है, उसको वापस भेज दिया। बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे काम करती है, वो इनको पुशबैक कराने का काम करती है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 इनैक्टमेंट पास बाय पार्लियामेंट इफेक्टिव 1 सितंबर 2025। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट क्या है?
1 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इमिग्रेशन लॉ को यूनिफाई करना जो स्कैटर्ड था, नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करना, डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी क्या है, अब फॉरेन नेशनल आ रहे हैं, तो फॉरेन नेशनल आ रहे हैं तो वो किस काम से आ रहे हैं, है ना? हो सकता है उसमें कोई जासूसी करने आ रहा हो, तो नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना, बहुत सारे लोग अगर दूसरे कास्ट के, रिलीजन के, क्रीड के, किसी एक जगह, लैंग्वेज के एक जगह घुसते जाते हैं, वहां की डेमोग्राफी चेंज होने लगती है, ठीक है? तो डेमोग्राफी को भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लो कहीं दूसरी कंट्री में लोग जान की क्राइसिस में हैं, उनका जान जाने का चांस है, उनको खाना पानी भी नहीं मिल रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन भी है। और इकोनॉमिक ओपननेस, पहले पुराने एक्ट हमारे थे, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, फॉरेनर एक्ट 1946, इमिग्रेशन एक्ट 2000। इन सारे पुराने लॉज को क्या कर दिया गया है? रिपील। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 इन्फोर्स tough penalties for fake passport and visa, need for overhaul, outdated legal framework. The earlier acts dated back to colonial pre-independence era 1920, 39, 1946 and were not suited to modern security, migration and mobility realities. पुराने laws जो हैं वो modern security, migration and mobility realities के लिए suited नहीं थे. Provisions became obsolete in an era of globalization, digital travel system and rising क्रॉस बॉर्डर थ्रेट। प्रोविजन जो है वो ऑब्सोल्यूट हो गया ग्लोबलाइजेशन के एरा में, डिजिटल ट्रैवल सिस्टम के एरा में एंड क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स के एरा में। फ्रैगमेंटेशन अक्रॉस मल्टीपल लॉज के अक्रॉस क्या हो गया? फ्रैगमेंटेशन। द 4 सेपरेट एक्ट हैड इंटरलॉकिंग बट समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस। जो 4 सेपरेट एक्ट हैं उनमें इंटरलॉकिंग बट समटाइम कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस है। लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन फॉर बोथ अथॉरिटीज एंड फॉरेन नेशनल। हार्मोनाइजेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, किसके लिए? अथॉरिटीज के लिए एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए भी क्रिएट हुआ। अब क्या होना चाहिए? इसका ओवरहॉल होना चाहिए। एग्जेम्पशन क्या है? स्कैटर्ड है। एग्जेम्पशन फॉर सर्टेन कैटेगरीज के लिए क्या है? एग्जेम्पशन है। फॉर एग्जाम्पल तिब्बतीन रिफ्यूजीज के लिए, श्रीलंकन तमिल्स के लिए, है ना, नेपाल एंड भूटान के सिटीजन के लिए क्या है? एग्जेम्पशन है। वेयर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल नोटिफिकेशन में उनको क्या कर दिया गया? स्प्रेड। मैनुअल एंड डिलेड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन वेयर ऑफन पेपर बेस्ड मैनुअल कॉजिंग डिले इन डेटा ट्रांसमिशन एंड एनफोर्समेंट। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा चाहिए। पहले जो एग्जाम्पशन दिया जा रहा था, तिब्बत से आने वाले रिफ्यूजी को मिल रहा था, श्रीलंकन तमिल्स को मिल रहा था, है ना। मैनुअल रिपोर्टिंग था, डिलेड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने में डिले हो जा रहा था। पब्लिक ऑर्डर के, सिक्योरिटी के कंसर्न से, टेररिस्ट के साथ लिंकेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, ये सब प्रॉब्लम फॉरेनर्स के साथ देखने में आ रहा था। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, बहुत सारा लॉ था पुराना फ्रैगमेंटेड, टुकड़ों में लॉ था, तो उनके इंटरप्रिटेशन में भी एम्बिग्विटीज बहुत ज्यादा थी। अब ये चेंजेस क्या किया गया है? पेनाल्टीज को बढ़ा दिया गया। अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करेगा, जाली डॉक्यूमेंट देगा, तो पेनाल्टीज ज्यादा हो गई हैं। 2 से 7 ईयर का इंप्रिजनमेंट, 1 से 10 लाख का फाइन। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेनर्स डिटेल, होटल्स जो होंगी, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, सब कोई जो है फॉरेनर्स का मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू रेगुलेट और शट डाउन प्रेमाइसेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय फॉरेनर्स। जो प्रेमाइसेस फॉरेनर्स फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको या तो रेगुलेट कर सकती है, शट डाउन भी कर सकती है, अगर सिक्योरिटी रीजंस के लिए जरूरी हुआ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इट ग्रांट्स स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जिसको 1971 में स्टैब्लिश किया गया था, टू आइडेंटिफाई डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गया, मतलब लॉ ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एक तरह से डायरेक्टली लॉ में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का मेंशन हो गया। न्यू प्रोविजन इन द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे जाएंगे, ऑनलाइन नोटिफिकेशन थ्रू पोर्टल्स एंड ऐप बाय एकोमोडेशन प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटीज। जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेनर्स को, हॉस्पिटल भी या यूनिवर्सिटीज, वो ऑनलाइन नोटिफिकेशन देंगी पोर्टल्स के थ्रू। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल डेटाबेस बनेगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन प्राइमरी अथॉरिटी बट कैन डेलीगेट फंक्शन टू स्टेट एंड यूटी। Empowered to modify, cancel or issue directions at any time. Uniformity and exemption.
नो डिस्क्रिशनरी पावर एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पे कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ऑल एग्जाम्पशंस फॉर एंट्री, वीजा और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट मस्ट कम ओनली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। जो भी एग्जाम्पशन मिल रहा है एंट्री के लिए, वीजा के लिए और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर से। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इंश्योर नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन 1 सितंबर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1 सितंबर 2025 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एग्जाम्पशन ऑर्डर है ना इशू किया गया सेक्शन 33 ऑफ द इमिग्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पुराने लॉ को एक तरह से कंसोलिडेट कर लेना। अब इसमें एग्जाम्पशन किसको किसको मिला है? एग्जाम्पशन मिला है नेपाल एंड भूटान के सिटीजन को। ठीक है, नेपाल एंड भूटान के सिटीजन इंडिया में आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट वो नेपाल एंड भूटान के सिटीजन चाइना के थ्रू नहीं आ सकते। चाइना में घुस के चाइना के बॉर्डर के थ्रू इंटर करें, हांगकांग के बॉर्डर के थ्रू इंटर करें, मकाओ के बॉर्डर के थ्रू इंटर करें, पाकिस्तान के बॉर्डर, इन सब के बॉर्डर के थ्रू इंटर नहीं कर सकते हैं। वो बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू इंटर कर सकते हैं, नेपाल भूटान के बॉर्डर के थ्रू इंटर कर सकते हैं। जो तिब्बतेंस इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, देखो जब दलाई लामा जी आए यहाँ पे, दलाई लामा के साथ उनके बहुत सारे फॉलोअर आए तिब्बत से, तो वो तिब्बत से जो रजिस्टर्ड इंडिया में तिब्बतेंस हैं वो उनको एग्जाम्पशन है ना। माइनॉरिटीज जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आई, वहां की माइनॉरिटीज है ना, जो 31 दिसंबर 2024 तक आ चुकी हैं, उनको एग्जाम्पशन है। और साथ साथ श्रीलंकन तमिल्स जो 9 जनवरी 2015 तक इंडिया में शेल्टर ले चुके हैं, एक तरह से उनको एग्जाम्पशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली रिलीजियस माइनॉरिटीज को 31 दिसंबर 2024 तक एक तरह से क्या दे दिया गया है? एक तरह से उनको एग्जाम्पशन दे दिया गया है। इंडियाज रिफ्यूजी पॉलिसी, इंडिया एक सिग्नेटरी नहीं है 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का। यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड बॉडी, रिफ्यूजी कन्वेंशन बनाया 1951 में, इंडिया ने उसको साइन नहीं किया। 1967 में उसका एक प्रोटोकॉल आया, हमने वो भी साइन नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमें वर्ल्ड के प्रेशर की वजह से, यूएन के प्रेशर की वजह से रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना पड़े, हमें अपने हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़े, वो ठीक है। इंडिया हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द कन्वेंशन ड्यू टू इट्स नैरो एंड यूरोसेंट्रिक डेफिनेशन, है ना। रिफ्यूजी का डेफिनेशन जो है बहुत नैरो था, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड करता था, साउथ एशियन रियलिटी से अवे था। इंडिया और बाकी कंट्रीज आसपास की साउथ एशिया हैं। Additionally, India is concerned that binding obligation may compromise its sovereignty, domestic security, है ना। तो इसके वजह से हम लोगों ने उसको साइन नहीं किया, बट फिर भी हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों को जगह तो देते ही हैं। ग्लोबल एग्जांपल्स क्या है? यूएस ने लॉन्च किया कैच एंड रिवोक। कैच मतलब पकड़ लो और रिवोक कर दो। एआई के यूज से आइडेंटिफाई करना, वीजा को रिवोक करना, खासकर टेररिस्ट ग्रुप से लिंकेज मिले तो। ऑस्ट्रेलिया अलाउज डिटेंशन ऑफ नॉन सिटीजन्स कंसिडर्ड अ सिक्योरिटी रिस्क बट प्रोहिबिट्स इनडेफिनिट डिटेंशन ऑफ स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन जिसका कोई स्टेट ही नहीं है, कोई कंट्री ही नहीं है, कोई पासपोर्ट ही नहीं है, उसका इनडेफिनिट डिटेंशन को प्रोहिबिट करती है अनलेस डिपोर्टेशन इज पॉसिबल। गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत हैव डिपोर्टेड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड, ऑफन विथ लिमिटेड एवेन्यूज ऑफ अपील, जिनके पास अपील कम है। व्हाट इज द कंक्लूजन? Immigration and Foreigners Act marks a decisive shift from a colonial era, fragmented and manual system to a modern, unified and digital framework. और ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे आएगी। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, अ कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज एफडीआई स्टोरी। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से जो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई। व्हाट डू यू मीन बाई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? मतलब मान लो आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई बाहर से डायरेक्टली कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट इज एफडीआई। आपकी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, वहां पे कोई 10 या 10% से ज्यादा शेयर उसके खरीदना चाहता है, तो दैट इज एफडीआई। और स्टॉक मार्केट पे अगर लिस्टेड नहीं है तो कितना भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो डायरेक्टली ही करेगा, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई अपनी कंपनी खोलना चाहता है, गूगल अपने ब्रांचेस बनाना चाहता है, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। The editorial highlights the evolving trajectory of FDI in India from its historic role in driving growth and modernization to emerging concerns over declining net inflows. अब FDI जब आते थे, तो नई नई कंपनीज इंडिया में आती थी, तो उससे हमें ग्रोथ मिलता था, उससे हमें मॉडर्नाइजेशन मिलता था। अभी हमें क्या हो रहा है? FDI वो जो पहले यहाँ पे आती थी, उनके यहाँ पे इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या था? प्रॉफिट लेके जाना।
अब वो प्रॉफिट का आउटफ्लो होना ज्यादा हो गया है, वो अपना इन्वेस्टमेंट को वापस से बेच के निकल रही हैं। और साथ साथ यहाँ की जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस वगैरह है ना, रिलायंस, अडानी ग्रुप, टाटा, वो भी कहीं और इन्वेस्ट कर रही हैं, तो एफडीआई का आउटग्रो भी हो रहा है। तो हमारा जो नेट इनफ्लो है वो काफी डिक्लाइन कर गया, काफी डिक्लाइन कर गया। तो इसी पे हम लोग पूरा पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक अकाउंट होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी कुछ एक कंट्री करती है, एक कंट्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ करती है, उसका अकाउंट कहाँ पे मेंटेन होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कैपिटल अकाउंट होता है, उसके अंदर हम बात करते हैं फॉरेन से इन्वेस्टमेंट की, जिसमें एफडीआई भी आता है या एफपीआई या एफआईआई आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि वो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है स्टे करने के लिए, वो आके यहाँ पे बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट बाद में बनाएगा और फिर यहाँ से निकलने के लिए आ रहा है ना। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो आपके शेयर मार्केट के स्टॉक्स खरीद रहा है, आज खरीदेगा कल भी बेच सकता है, या 1 साल बाद भी बेच सकता है, 2 महीने बाद भी बेच सकता है। तो एफडीआई जो है वो डायरेक्टली बिजनेस में इंटरेस्ट लेके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बाद में मोटा पैसा प्रॉफिट के लिए लेके जाने के लिए आ रहा है। एफपीआई एफआईआई जो आते हैं वो है ना, कभी भी आएंगे और कभी भी जाएंगे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, रिसेंट ईयर में एक पैराडॉक्स देखने के लिए मिला है। ग्रॉस इनफ्लोज रिमेन्स हाई। इनफ्लो बहुत है, ग्रॉस ग्रॉस मतलब जो डायरेक्टली पैसा आ रहा है, ठीक है, बट डिस इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रहा है। मतलब लोग अपनी कंपनी आज बेच रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे किसी पर्सन, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है ना, बहुत पैसा लगाया है। अब वो अपना शेयर बेच रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं तो उसको अडानी साहब ने खरीद लिया। अब शेयर बेच रहे हैं तो अडानी साहब का पैसा लगा, ये अपना पैसा लेके जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पैसा बेचा, बेचा तो रुपया मिला, रुपया का वो डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे आरबीआई से और डॉलर लेके चले जाएंगे। तो बहुत सारा डॉलर जो है वो आउटफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट की वजह से। और या अडानी को कहीं और बांग्लादेश वगैरह इन्वेस्ट करना है तो वो भी रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करा कर ले जा रहे हैं। तो आउटवर्ड एफडीआई बहुत हो रहा है। रिफ्लेक्ट वीक कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक क्लाइमेट। हमारे डोमेस्टिक क्लाइमेट में जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया है। ई कॉमर्स एंड आईटी हैव थ्राइव्ड विद एफडीआई। ई कॉमर्स और आईटी जो है एफडीआई की वजह से थ्राइव की हैं। बट मैन्युफैक्चरर शेयर ड्रॉप्ड टू 12%, वीकनिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है वो ड्रॉप कर गया है 12%, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम हो गया है, ठीक है। एफडीआई क्या है? एज पर एफडीआई, इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन द कैपिटल ऑफ एन इंडियन कंपनी अंडर शेड्यूल 1 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रेगुलेशन 2000। आरबीआई क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन द कैपिटल ऑफ एन इंडियन कंपनी अंडर शेड्यूल 1। जो हमारा फेमा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, उसके थ्रू क्या हो रहा होता है, कोई बाहर का पर्सन रेसिडेंट जो है वो कैपिटल डालता है, वो क्या है, शेड्यूल 1 के अंदर, तो वो एफडीआई बोला जाता है। अब गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सेक्टर्स में डायरेक्टली एफडीआई 100% अलाउ करती है, ई कॉमर्स वगैरह में, रिन्यूएबल एनर्जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। कुछ कुछ जगहों पे गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल भी ले लो, है ना। जैसे डिफेंस में अगर 75% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट बोलती है कि उसका अप्रूवल जरूरी है। प्रिंट मीडिया में अगर 74% या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। गवर्नमेंट देखती है कि जो पैसा आ रहा है वो ठीक जगह से आ रहा है, उसके इंटेंशन ठीक है कि नहीं है। बट ई कॉमर्स वगैरह में गवर्नमेंट कुछ इंटेंशन वगैरह नहीं देखती है, डायरेक्टली वो पैसा है ना आरबीआई के इंटीमेशन की वजह से आ जाता है, ठीक है। अब इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखो, ये मैं आपको लेजर से दिखाता हूं, लेजर पॉइंटर। ये देखो ब्लू वाला जो है ये है ग्रॉस एफडीआई, दिस इज ग्रॉस एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई है ना, ग्रॉस एफडीआई मतलब जितना एफडीआई इंडिया में आ रहा है। ये ब्राउन वाला जो है आउटवर्ड मतलब इंडिया से जो एफडीआई, अडानी वगैरह लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये है रीपैट्रिएशन मतलब ये जो एफडीआई आया है ये लोग बाद में 2 साल 4 साल 5 साल बाद डिसइन्वेस्ट करके जो जाएंगे, वो ऐसा रहेगा रीपैट्रिएशन, वापस पैसा लेके जाना। जो लोग आज पैसा लगा रहे हैं बाद में कभी लेके जाएंगे, और इंडिया वाले लोग बाहर पैसा लगा रहे हैं। तो इंडिया वाले लोग बाहर पैसा लगा रहे हैं 29.2, बाहर वाले जो पहले पैसा लगाए थे वो लेके आ जा रहे हैं 51.5। ये जोड़ोगे तो 50 और 30 ऑलमोस्ट 80 के आसपास बैठेगा। यहाँ भी 81 दिखने को मिल रहा है जो आ रहा है 81, जा रहा है 80 प्लस।
तो एक्चुअली में कितना आ रहा है, $0.4 बिलियन ही नेट आ पा रहा है। देखो ये नेट जो आ पा रहा है वो बहुत घट गया है अचानक से ये घट के कितना हो गया है, 0.35 हो गया है। 0.4 बिलियन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर आउटफ्लोज। इन्वेस्टर का बिहेवियर शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो कर रहे थे वो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म टैक्स आर्बिट्राइज कर रहे हैं, प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर पे आ गए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लोबल फैक्टर ड्रिवन बाय शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सीकिंग एंड ट्रिटी बेस्ड टैक्स रूटिंग। ट्रिटी बेस्ड टैक्स रूटिंग हो रहा है इसके वजह से, है ना। इन्फ्लोज रूटेड वाया मॉरिशस एंड सिंगापुर, ठीक है। स्टेबिलिटी का सर्च है, हाफ ऑफ इंडियाज आउटवर्ड एफडीआई गोज टू डेवलप्ड इकोनॉमी विथ स्टेबल पॉलिसीज एंड फेवरेबल टैक्स रिजीम। डोमेस्टिक फैक्टर, डोमेस्टिक रेड टेप ड्राइव फॉर फॉर्म्स अब्रॉड। डोमेस्टिक रेड टेपिज्म जो है इंडिया के अंदर फॉर्म्स को अब्रॉड ड्राइव करते हैं। एग्जांपल, मेनी इंडियन फॉर्म्स ब्लेम रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज फॉर लुकिंग ओवरसीज। सेक्टोरल स्क्यू, सर्विस, आईटी, ई कॉमर्स डोमिनेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग फेल टू 12% ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई इनफ्लो क्या हो गया, 12%। अब लॉन्ग टर्म क्यों मैटर करता है, एफडीआई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। इनफ्लो को डिक्लाइनिंग नेट इनफ्लो अभी है उसको रोकेगा। आरबीआई का कंसर्न, आउटफ्लो अलाइन विद ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड बट पोज सिस्टमिक रिस्क। आउटफ्लो जो हो रहा है वो सिस्टमिक रिस्क देता है, कैपिटल की जरूरत हमें रहेगी, तो पैसा जाता जाएगा तो जॉब क्रिएशन कम होगा। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, है ना। कॉन्फिडेंस घटेगा इंडिया के अंदर। वे फॉरवर्ड क्या है, रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को रिफॉर्म लेके आना होगा। रिफॉर्म मस्ट शिफ्ट फोकस फ्रॉम ग्रॉस इनफ्लोज टू क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड अलाइनमेंट विथ नेशनल प्रायोरिटीज। ग्रॉस इनफ्लो से एक्शन पॉइंट्स क्या है, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन एंड प्रोसीजरल डिलेज, इंश्योर पॉलिसी कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी टू बिल्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट, अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, एनर्जी एंड डिजिटल बैकबोन टू अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एफडीआई, strengthen institution, predictable legal framework and efficient governance, investment in human capital, education and skilling to meet industry demand। ये सब काम करना होगा। कंक्लूजन, India's FDI story is at crossroad. Gross inflows remain high, but capital is no longer staying long enough to catalyze industrial growth. The rising tide of disinvestment by foreign firms and outflow FDI by Indian companies reflects systematic inefficiencies, weak confidence, and policy unpredictability. If India aspires to be a global investment hub, reforms must focus on quality, durability, and alignment of capital with national developmental goals। ठीक है, आई होप अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, एफडीआई के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025, ये आपका मॉडल क्वेश्चन और इसके ऊपर ये रहा आपका मॉडल आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन, ये रहा उसका मॉडल आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा आज, दो क्वेश्चन, एक फ्लड और हीट वेव इन सिटीज को कैसे अपग्रेड करना है, और दूसरा एफडीआई के ऊपर, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप पढ़िए, दोनों क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।